हम बात करेंगे फिनलैंड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, मगर पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है। करीब 50 लाख के आसपास उसकी पॉपुलेशन है और एक ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे करीब 60,000 से भी ज़्यादा झीलें हैं। और इसके बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, हम उसकी बात करेंगे। कहा जाता है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है। अंग्रेजी माध्यम से वहाँ पढ़ाया जाता है और वहाँ की 38% जनता ने वहाँ की विश्वविद्यालयों से शिक्षा ले रखी है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। पूरे संसार से लोग वहां पढ़ने भी जाते हैं। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज हैं फिनलैंड के बारे में, और फिनलैंड के बारे में बात करने के लिए वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आज हमारे बीच मौजूद हैं फिनलैंड एम्बेसी से। अगर मैं टेक्निकल नाम बोलूं तो कंसुलेट ऑफिसर, हेड ऑफ चांसलरी, ऑनररी कंसुलेट ऑफ फिनलैंड, मुंबई। यहां से उनके जो काउंसलर ऑफिसर हैं मिस्टर प्रणव भार्गव आज हमारे बीच मौजूद हैं, और मैं पत्रिका दर्शकों की तरफ से पत्रिका स्टूडियो में प्रणव भार्गव का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फोन पर बात हुई और उसके बीच में आप राजी हुए कि आप फिनलैंड में अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप पत्रिका स्टूडियो में आके उनसे रूबरू होंगे। मैं 2 मिनट लेके प्रणव भार्गव के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये तो बता ही दिया है कि आप फिनलैंड एम्बेसी में कंसुलेट ऑफिसर हैं और फिनलैंड और भारत के संबंधों के बीच में, टूरिज्म के, ट्रेड के बीच में आप मदद करते हैं। इसके अलावा आप बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं, आपने एमबीए किया हुआ है, और आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो आपने जो पारंपरिक, जो अपनी ट्रेडिशनल जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उससे आपने अपना करियर स्टार्ट किया। और फिर आप वहां पे जो श्रीनोस ग्रुप है उसके आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने, जिसका ऑपरेशन 15 कंट्रीज में है। आपके अंडर में 9 कंट्रीज आते थे, और इन 9 कंट्रीज में जितना भी स्टाफ था उसमें 18 देशों के नागरिकों सहित आपने 2000 लोगों को वहां पर मैनेज किया और रिटेल ब्रांडिंग के अंदर अपना विश्व में नाम कायम किया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो प्रणव भार्गव जैसे वर्ल्ड एचआर कांग्रेस के टॉप 100 एचआर प्रोफेशनल्स में आते हैं। आप वर्ल्ड एचआर कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं, उसके जूरी पैनल के अंदर भी आप आते हैं। आप वर्ल्ड क्वालिटी कांग्रेस के अंदर आपने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, और मार्केटिंग में भी आपने जबरदस्त अपना नाम कमाया है। वो ये जो अपने सीएमओ, जो वर्ल्ड सीएमओ कॉन्फ्रेंस, सीएमओ का मतलब हुआ यहां पर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो होती है, उसके अंदर आप एक्टिव स्पीकर हैं, उसके आप एक्टिव मेंबर हैं, और आप बेस्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल का आपको खिताब दिया गया है। आपने कई तरह की वहां पर स्पीचेस भी दी हैं, और इसके अलावा देश के जो नामी मैनेजमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर आप गेस्ट फैकल्टी आपको आमंत्रित किया जाता है और आप वहां पर लेक्चर्स देते हैं। तो ये अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रणव भार्गव के बारे में है। तो प्रणव जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि फिनलैंड, जिसको कहा जाता है कि ये संसार की सबसे ज्यादा खुश रहने वाली कंट्री है या देश है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं प्रणव से कि प्रणव, फिनलैंड के बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में है, एक तरफ स्वीडन, एक तरफ रशिया। इसके साथ इसको सेंटा क्लॉज का घर बोला जाता है। क्या बात है। बहुत ही नॉर्थ पोल के काफ़ी पास है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ सर्द माहौल रहता है। आपने बताया जनसंख्या बहुत कम है, 50 लाख के आसपास, जो महानगरों, भारत के महानगरों की 1/3 या 1/4 है। लेकिन आप एक चीज अगर नोटिस करेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार शीर्ष पर रहा है। लगातार शीर्ष पर कई सालों से। और उसका एक जो मूल कारण है वो ये है कि लोग, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल के स्तर से लेकर और हायर एजुकेशन तक, पहली बात निःशुल्क है। अच्छा। दूसरी बात, वहाँ पर जो अध्यापक हैं, अध्यापन करना एक सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है। अच्छा। हाँ, आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहें या किसी और चीज में जाना चाहें, किसी और नौकरी, उसकी अपेक्षा अगर आप में टैलेंट है तो आप अध्यापक बनना चाहेंगे। ये वहाँ की एक शिक्षा व्यवस्था की खासियत है। मैं आपको फिनलैंड के भूगोल के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने बताया लगभग 60,000 वहाँ झीलें हैं, स्की रिजॉर्ट्स हैं, नॉर्दर्न लाइट्स हैं। हाँ। ये सब तो एक पर्यटक के पर्यटन के हिसाब से है। हाँ, हाँ, हाँ। पर उनकी जो मूल ढांचा है वो उनकी शिक्षा व्यवस्था पे है। उनके यहाँ बच्चे
सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत गिने चुने हैं जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए, विदेशियों के लिए। अच्छा, पहली चीज, बच्चे अपने घर के सबसे पास के स्कूल में जाते हैं। अच्छा, आप वहां पर नहीं देखते हैं कि बच्चा स्कूल में ए में जाएगा या बी में जाएगा, जो आपके घर के सबसे पास है उसमें जाएगा। बच्चों के लिए वहां पर 10वीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं है। एक अध्यापक बैठ जाता है, उसके आसपास बच्चे बैठ जाते हैं। अध्यापक को पूरी छूट है कि वो खुद अपना क्या उसको पढ़ाना है ये डिसाइड करे। यानी सिलेबस से लेके सब चीज उसको बहुत ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके ऊपर छोड़ा हुआ है कि वो बच्चों को देखे कि वो किस गति से सीख रहे हैं। हाँ। और उसके बाद उसको किस गति से आगे बढ़ना है। उसको बताया गया है कि 10वीं की परीक्षा होगी, 10वीं की परीक्षा तक इतना आपको कवर करना है। आप उसको 8 साल में करो, 10 साल में करो, एक्स्ट्रा करो। आप होमवर्क नहीं दे सकते। बच्चे को खेलने का समय उसमें नियत किया गया है कि बच्चे इतना समय तक कम से कम खेलेंगे, उनको खेलने कूदने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि एक समग्र विकास तभी हो सकता है जब खेलकूद और शिक्षा का समन्वय हो, उनको मिलाया जाए। सही बात है। अब इसमें अगर 10वीं तक बच्चों की परीक्षा नहीं होती तो पता कैसे चलता है कि ठीक चल रहा है, अध्यापक ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो इसमें जो इनका इवैल्यूएशन है वो सिटी काउंसिल, क्योंकि स्कूल सारे सरकारी हैं तो वो काउंसिल के नीचे आते हैं, सिटी काउंसिल के नीचे। अच्छा, ठीक है। सिटी काउंसिल और बच्चों के माता पिता मिलकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अध्यापक ने अच्छा पढ़ाया, मेरा बच्चा ठीक से सीख रहा है कि नहीं, अध्यापक अपना अध्यापन का काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इस तरह का हो गया है कि आपको वो लाइव अप्रेजल सिस्टम मिल रहा है। अच्छा, अब इसका, जैसा मैंने कहा कि शिक्षा निःशुल्क है पूरी तरह से, आज भी फिनलैंड के लिए और ईयू के सभी नागरिकों के लिए। अच्छा, एक भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं और अगर आप किराए का घर लेते हैं तो सरकार उसमें भी आपको सब्सिडी देती है। अच्छा, तो एजुकेशन उनके लिए एक पैरामाउंट चीज है, सबसे ऊपर की चीज है। एजुकेशन को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब स्कूली शिक्षा से हम आगे निकलें तो आगे जो उनके यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अप्लाइड साइंसेस ज्यादा हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। थ्योरेटिकल अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी यूरोप में जा सकते हैं, कन्वेंशनल है, ब्रिटेन में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। अप्लाइड साइंसेस, अब इसमें यह है, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी फिनलैंड में हुई। आज तो वो अपने समाज से, वो अपने वक्त से आगे चलकर और वो इस तरह के विचार ला रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है, किस चीज की यूटिलिटी रहेगी, कहां पर आपका व्यवसाय बन सकता है। अप्लाइड साइंसेस के थ्रू वो लोगों को नौकरी करना नहीं सिखा रहे हैं, वो लोगों को सिखा रहे हैं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े रहें। ये इसका अगर आप देखें तो भूगोल से लिंक है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम है। एक घर से दूसरा घर, लैपलैंड में आप जाते हैं 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत, रास्ते में सांप है, स्की करने के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप किसी गाड़ी पे या स्कूटर पे या साइकिल पे नहीं जा सकते, बर्फ है चारों तरफ। तो उनकी परिस्थितियां इतनी विषम है कि उसमें उनको रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो उसमें अब आप नौकरी भी क्या करेंगे जब आपका घर ही दूसरा 3 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह की कठिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने सीखा कैसे जुझारू होना है, कैसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, और पूरी शिक्षा व्यवस्था उसी तरीके से बनाई गई। इसका रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो वहां पर लगभग 85% कंपनियां नैनो ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम लोग स्मॉल एंड माइक्रो लगे हुए हैं, नैनो ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2 या 3 आदमी चलाते हैं। तो हर आदमी नौकरी की तरफ नहीं भागता है, हर आदमी व्यवसायी बनता है। और बनता कैसे है कि वो अपने आपस में, जो अपना समाज है, उसका लोकेलिटी है, उसमें क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए वो कहाँ फिट होता है, उसका दिमाग इस शिक्षा व्यवस्था ने उसको खोल दिया। समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी जगह से फिर प्रारंभ करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जल ही जीवन है, इसमें समाया है संसार का सच। इस सच को पहचाना पत्रिका समूह ने और एक महा अभियान से जुड़ा हमारा देश। अमृतम जलम, ये महज एक अभियान नहीं, हमारा जीवन संकल्प है। जुड़िए जल क्रांति अमृतम जलम से। 46 दिन
10 टीमें, 48 मैच, 11 स्टेडियम, 16 अंपायर। क्रिकेट के हर पहलू पर होगी बात। देखिए किस में कितना है दम। रोजाना सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे पत्रिका टीवी पर। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद काली और आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के मशहूर देश फिनलैंड के अंदर हमारे दर्शकों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिनलैंड एम्बेसी से हमारे पास मिस्टर प्रणव भार्गव आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो प्रणव जी, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम काफी उत्तम है, बहुत बढ़िया है, बहुत साइंटिफिक है और आपने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहली पीएचडी फिनलैंड से हुई और जो नोकिया कंपनी रही जिसने मोबाइल फोन आपको दिए वो भी शायद फिनलैंड से ही रहे। अब हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर हम फिनलैंड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, पहला तो ये होता है कि फिनलैंड एक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाने वाला देश नहीं है, वहां पे अंग्रेजी उसकी मदर टंग नहीं है। तो क्या वहां अंग्रेजी में हम पढ़ सकते हैं? और वहां पर कई तरह के सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं कि जैसे ग्रेजुएशन के लिए जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं या स्कूल एजुकेशन के लिए जाएं और किस में जाएं। मैं आर्ट्स में जाऊं, साइंस में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, एमबीए करूं, इंजीनियरिंग करूं, इस तरीके से कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए हमारे स्टूडेंट को। और फिर अपन आएंगे कि वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है जो बाहर से बच्चे आते हैं और क्या वो वहां पे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। वैसे तो भारत की कई कंपनियों ने, करीब 50-60 कंपनियों ने फिनलैंड के अंदर अपना ऑफिस खोला हुआ है और फिनलैंड की कंपनियों ने भी यहां पर ऑफिस खोला हुआ है। कहा जाता है कि करीब भारत और फिनलैंड का करीब 7,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं और इंडिया के भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाते हैं। बड़ी कंपनियों में मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी वगैरह कंपनीज ने भी वहां पे खोला हुआ है। तो भारतीयों को वहां पे भारतीयता मिलेगी, ये जरूर है। प्रणव जी, आप बताएं। पहले मैं उच्च शिक्षा की बात करना चाहूँगा। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की सुविधा है। अच्छा। फिनलैंड में स्कूल एजुकेशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बच्चे जब बड़े हों, छात्र जब बड़े हों तो अपनी मातृभाषा पे भी ध्यान दें। अच्छा। और लेकिन उनको अंग्रेजी सिखाई जाती है और एक अच्छे स्तर की अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो फिनलैंड के जो नागरिक हैं वो अधिकतर लोग अच्छे स्तर की अंग्रेजी बोल लेते हैं। फिनलैंड में लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसमें आपको इंग्लिश मीडियम मिलेगा, अप्लाइड साइंसेज में या कन्वेंशनल एजुकेशन में। जहां तक फिनलैंड में जाने का सवाल है, वो फिनलैंड दुनिया के उच्च तकनीकी प्राप्त देशों में सबसे आगे है। अच्छा। टेक्नोलॉजी पे उनका बहुत फोकस है और अगर भारतीय छात्र वहां जाने की इच्छा रखते हैं तो अगर वो टेक्नोलॉजी में स्टडी करना चाहते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी हो या स्पेस साइंसेज हो या नैनो टेक्नोलॉजी हो या मैनेजमेंट साइंसेज भी हो, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इस तरह के विषय में अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो फिनलैंड उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। फिनलैंड में जहाँ तक आप फीस का पूछ रहे हैं, स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं बाहर के स्टूडेंट्स के लिए। लोकल स्टूडेंट्स की तो निःशुल्क है ही। हाँ, भारतीय छात्रों के लिए वहाँ पर छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन फिनलैंड में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एजुकेशन के लिए कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। जब आप दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं, वहाँ की टॉप 5 यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 100 में आती हैं और उन्होंने एक इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है कि आपके ज़िंदगी में सफलता के जो चांसेस हैं वो वहाँ जाके, अगर आप फिनलैंड में आपने एजुकेशन ली है तो बहुत सुधर जाते हैं। क्योंकि वो आपको एक शिक्षा देके नहीं छोड़ देते हैं, वो आपको शिक्षा से आगे उस रास्ते तक लेके जाते हैं जहाँ से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। अच्छा। फिनलैंड में एजुकेशन का ही एक एक्सटेंशन है इनोवेशन हब। इनोवेशन हब जिसको इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई विचार आता है कि मैं क्यों ना एक व्यवसाय ऐसा शुरू करूं, मैं क्यों ना एक मोबाइल पे गेम बनाऊं, मैं क्यों ना एक नई डिवाइस बनाऊं। नाउ आप छात्र हैं तो आपके पास विचार है, लेकिन आपके पास सारे उस समय संसाधन नहीं है। आपको नहीं पता कि पैकेजिंग कैसे की जाती है, आपको नहीं पता कि इसके लिए फाइनेंस कैसे रेज किया जाता है, कहाँ से पैसा लेके आऊँगा, फैक्ट्री मैनेजमेंट कैसे होता है। जब आप ये आइडिया देते हैं फिनलैंड इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर को,
तो वो आपको एक पूरा इकोसिस्टम देते हैं कि आप आपका आइडिया पे डेवलप करो। जहां पर आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, पैकेजिंग में हेल्प चाहिए, एचआर में हेल्प चाहिए, आपको फाइनेंस में हेल्प चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी है, मॉडलिंग कैसे करनी है, आपको लॉन्च कैसे करना है, कौन सा मार्केट सही रहेगा, इसमें आपको जो प्रशिक्षित लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो आपको आकर सहायता करते हैं, वो आपके मेंटोर बन जाते हैं। इसको वो इनोवेशन इंक्यूबेशन कहते हैं। जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हैं कि आपका आइडिया कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार है, आप उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो एक स्टेडियम में वो एक इवेंट करते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स आते हैं। अच्छा। उनके सामने बड़ी सी एक स्क्रीन रहती है। अच्छा। उस स्क्रीन पे आप अपना आइडिया उनको सेल करते हैं दुनिया के सामने। जैसे दुनिया आप के ओलंपिक सामने, में एक हाँ, रेस हाँ, में दौड़ रहे हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा उस तरह सही का। आप बात। घर में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, या स्कूल में दौड़ के तो तोड़ेंगे नहीं। तो वो एक ओलंपिक जैसा एक सिनेरियो तैयार हो जाता है। आप स्टेडियम में बैठे हैं, आप प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन पे 5000 लोग उसको सुन रहे हैं, क्या बात है। और ये 5000 लोग इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, ये 5,000 लोग इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर्स हैं तो दुनिया से आए इस पूरा आइडिया को स्टेडियम सुनने। भरा हुआ है इन्वेस्टर्स का। और उनमें से जिसको वो पसंद आया, वो आपके आइडिया को, अगर आपका आइडिया में ताकत है, आपके विचार में ताकत है और आपने उसको ठीक से प्रेजेंट किया, तो वो आपको आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और ये सुपर सेल वगैरह जो कंपनीज बनी हैं, हाँ, ये ऐसे ही शुरू हुई हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, 3 लोगों ने शुरू की, आगे बढ़े, और उसको आज वो $2 बिलियन, $3 बिलियन की कंपनी 5 से 10 साल में बना दिया। क्या तो बात है। ये जो है टेक्नोलॉजी, वहां पर उन्होंने देखा टेक्निक होना ही काफी नहीं है, उस टेक्निक को आपको एक ऐसे एंड तक लेके जाना है कि आप उसको कमर्शियलाइज करके सक्सेस मिलेगी आज। सही बात है। तो अब जैसे भारत से कोई, जयपुर से सपोज कोई स्टूडेंट तैयारी करता है फिनलैंड के लिए, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर सपोज एमटेक करनी है, एमबीए करनी है, तो वो क्या जीमेट, जीआरई वगैरह इसके थ्रू जाएगा, या उनका कोई अलग से टेस्ट होगा, या वो जो उनके एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं उसके हिसाब से एप्लीकेशन भेज दें और उसके अंदर जो बेस्ट होगा उसको वो चूज करेंगे? फिनलैंड में जीमेट एक्सेप्टेबल है। अच्छा। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके पास कुछ यूनिक आइडियाज हैं, तो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपका जो अंडर ग्रेजुएशन का स्कोर है उसके बेसिस पर और एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन वहां पर एक इंटरव्यू जरूरी है। अच्छा, वो personal या वो मतलब- पर्सनल स्काइप पर आपका करेंगे, या इंटरनेट के किसी भी माध्यम से वो आपका तो इसके लिए फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं उसके है? लिए फिनलैंड जाने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 महीना लगता है वहाँ के स्टूडेंट परमिट आने का, जो अच्छा। फिनलैंड से आती है। ठीक है। एक बार एडमिशन हो जाता है तो फिनलैंड में वहाँ पर सेंटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक घर ढूंढने के लिए। अगर आप इंडियन हैं और वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए वो किचन अरेंज करते हैं। अच्छा। भारतीयों से आप वहाँ पर दूर नहीं हैं, छोटे शहरों में भी आपको भारतीय वहाँ काफ़ी मिल जाएंगे। अच्छा। हेलसिंकी में, एस्पू में, तुर्कू में, जो शहर हैं जहाँ पर ये एजुकेशन सेंटर हैं, वहाँ पे भारतीय हैं। जैसा आपने भी कहा कि आईटी कंपनीज हैं, हाँ, और कंपनीज भी जा रही हैं। पिछले साल भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इस साल भी इन्वेस्टमेंट है। लोग अपना R&D सेंटर फिनलैंड में रखना चाहते हैं, हाँ, फिनलैंड में R&D सेंटर, हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो आपको ये इकोसिस्टम मिलता है R&D के लिए, जिस तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपके रिसर्च ओरिएंटेशन के साथ, उनका एक उनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि हम लोग कुछ शोध करें, सही बात है। रिसर्च करें, वो इकोसिस्टम दुनिया में और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो अगर आप वहाँ जाते हैं PhD करने या एमटेक करने, तो आपके लिए रोजगार के भी अवसर खुल जाते हैं, भारतीय कंपनियों में ही और फिनिश कंपनियों में भी। अच्छा। बट कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिमिटेड जगह है, सीमित जगह में। भारत के साथ चाइना से, यूरोप से, सब जगह से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको, जिसको हम अंग्रेजी में क्रेम डेला क्रेम बोलते हैं, आपको अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिनलैंड में आपके लिए अवसर है। समय एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम इसी जगह से फिर प्रारंभ करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। छियालीस दिन, 10 टीमें, 48 मैच, 11 स्टेडियम, 16 अंपायर। क्रिकेट के हर पहलू पर होगी बात। देखिए किस में कितना है दम। रोजाना सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे पत्रिका टीवी पर।
ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कालिया और आज हम बात कर रहे हैं श्री प्रणव भार्गव से फिनलैंड के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जैसे प्रणव जी आपने बात की कि फिनलैंड के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है, तो वहां पे एक तो कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अपन कोई एक सब्जेक्ट ले लें, सपोज एमबीए ले लिया या एमटेक ले लिया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी है अपना, और उसमें कितनी सीट्स होंगी और लगभग भारत से या पूरे वर्ल्ड से एक सीट के लिए कितनी एप्लीकेशंस वहां जाती होंगी? फिनलैंड में नॉर्मल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जो सारे कोर्स करवाती हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लगभग 13 यूनिवर्सिटी हैं और 23 यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज की हैं। अच्छा। टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, कन्वेंशनल में कम है। कारण उसका ये है कि फिनिश स्टूडेंट भी कन्वेंशनल स्टडीज़ के लिए फिनलैंड से बाहर चले जाते हैं। अच्छा। बट टेक्नोलॉजी के लिए कंपटीशन है। लगभग 20,000 विदेशी छात्र फिनलैंड में पढ़ते हैं, यूरोप और दुनिया के मिला के, एक साल के अंदर। हर साल लगभग 20,000 एडमिशन छात्र आते हैं बाहर के, फिनलैंड से बाहर से। और उसमें भारतीयों का कितना पार्टिसिपेशन होगा? मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा कि भारतीय मोटा कितना, 2000-10%? नहीं, 10% से भी कम होगा। यूरोपियंस आते हैं। अच्छा, वहाँ यूरोपियन, चाइनीज भी हैं। अच्छा। भारतीय अप्लाई करते हैं लगभग 2 से 2,500, पर उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अच्छा। पर भारतीयों का नंबर लगातार बढ़ रहा है और पिछले कुछ सालों तक फिनलैंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में शायद भारत में उतनी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है। अब जिस तरह से वो ग्लोबल सिटीजनशिप शुरू हो रही है और जैसा आपने कहा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं 2 बार, भारत के राष्ट्रपति वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री 2 बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो ये जो हायर टॉप लेवल पे इंटरेक्शन चालू हुआ है उसका इफेक्ट अब यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू हुआ है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्कूल लेवल पे शुरू हो गया है। सही बात है। विश्वविद्यालय के लेवल पे टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो गया है। फिनलैंड के भी अध्यापक यहाँ पर आ रहे हैं। भारत के भी स्कूलों ने, करीब 100 से 150 स्कूलों ने फिनलैंड जाकर और वहाँ की शिक्षा पद्धति को समझने की, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश की है। क्या बात, प्रयास किया है। तो ये इंटरेक्शन बड़ा है। मुझे लगता है आने वाले सालों में भारतीय जो अच्छे छात्र हैं वो फिनलैंड जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम अफोर्डेबल है वहाँ का, बल्कि उसकी गुणवत्ता इस तरह की है कि अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिनलैंड आपके लिए एक पहली चॉइस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फीस कितनी होगी प्रणव जी वहाँ पे? लगभग 8 से 15,000 डॉलर एक साल की एकेडमिक फीस है, जो अगर आप और देशों से देखें तो उनके मुकाबले में आधी से भी कम है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी को अमेरिका की देखते हैं, हाँ, और उसमें एक भारतीय नागरिक के लिए फीस देखते हैं, हाँ, तो उससे आधी से भी कम है, 1/3 से भी कम है फीस। तो 10,000 डॉलर का मतलब हो गया करीब 7 लाख रुपए के आसपास। 7 लाख रुपए के आसपास साल का। उसके अलावा आपका किराया, आपका खाने का खर्चा, वो आपका आने जाने का खर्चा वो अलग होगा। वो भी लगभग 8 से 9 लाख रुपए आप मान लीजिए। अच्छा, तो करीब अगर आपको फिनलैंड में पढ़ाई करनी है तो आपकी एकेडमिक फीस, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूं, तो करीब 7-8 लाख की होगी। 7-8 लाख से आप मान ले 12-15 लाख तक रहेगी और 7-8 लाख रुपए ही वहां पे रहना, खाना, ठहरना वगैरह हो जाएगा। तो करीब करीब आप बजट लेके चलें कि 10 से 15 लाख के बीच में आपकी एकेडमिक फीस चली गई और खाना पीना वहाँ पे रह गया, और प्लस आपको इतना अच्छा सुंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिला कि जिससे आप अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा प्रणव के बारे में कि प्रणव बहुत अच्छे उद्यमी भी हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में प्रणव ने खुद ने अपनी वी जर्नो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अपनी संस्था बनाई है और उन्होंने इसके अंदर डिजिटल कंटेंट की बात की हुई है, और मतलब एक तरह से डिस्ट्रप्टिव कंपनी हो गई, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन हो गया डिजिटल कंटेंट के अंदर। और उसमें हम डिमांड कर सकते हैं ज्योग्राफिकली टैग्ड जितने भी डिजिटल कंटेंट्स बनते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, रिच मीडिया जो भी है, उसको आप डिमांड कर सकते हैं। तो प्रणव, आप फिनलैंड के एम्बेसी में भी हैं और ऑनररी रूप में काम कर रहे हैं, और आपने फिनलैंड जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, नोकिया जैसी कंपनी फिनलैंड से आई, तो आपने भी एक टेक्नोलॉजी की स्थापना की। तो क्या आपने ये फिनलैंड से प्रेरित की, और ये आपका जो उद्यम है ये क्या है आपका, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। फिनलैंड से भी कहीं ना कहीं तो प्रेरणा मिलती है। इतने लोगों के साथ हमारा व्यवहार रहता है, आदान प्रदान रहता है कि, पर ये आइडिया जो था, हमारा विचार था, इसका ये पूरी तरह से
मेड इन इंडिया है, भारतीय है। भारतीय है, क्या बात। देखिए हम लोग मैं एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, वहाँ पर भी हमेशा टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा। हम लोगों ने जेम एंड ज्वेलरी में भी जो मेनली स्किल ड्रिवन है उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। अब आज लेज़र हर तरह यूज़ हो रही है, नई नई तकनीकें आ रही है, लेकिन डिसरप्शन बहुत कम आते हैं। आज हम कहीं भी चलते हैं हमारे को दिखता है कि ये चीज़ मैं किसी और तरीके से कर सकता था, सही बात है, ये चीज़ मैं सस्ती कर सकता था, या इससे तेज़ कर सकता था, या इससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता था, कम लागत में कर सकता था। और ऐसे विचार मेरा करीब 25 साल का करियर रहा है, बहुत बार आए कि ये तो मैं इससे अच्छा कर सकता था, या मैं अगर मेरा बिजनेस होता, मेरा अपना उद्यम होता, तो शायद मैं इससे आधी लागत में भी ये प्रोड्यूस कर सकता था। सही बात है। अब इस स्टेज में हमारे को एक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, बीच में कुछ समाचार आ रहे थे कि बैंक में कुछ तकलीफ आ रही है, मीडिया को हम लोग स्टडी कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, क्योंकि ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम लोग दुनिया में उस स्तर पर नहीं है जहां पर हमें होना चाहिए। जिस तरह का हमारा भारतीय हमारी सोच है, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, हमारा जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम है, उसके बावजूद हम लोग शीर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे इतने लोगों के बावजूद। तो एक मीडिया हमने शुरू करने के शुरुआत के लिए एक विचार आया हमारे को कि आज एक किसान का लोन माफ कर देती है सरकार की फसल खराब हो गई, कर्जा माफी होती है, 10,000 से 1 लाख करोड़ तक का कर्जा माफ होता है। और इसके बारे में लोगों को संदेह रहता है कि उसके किसान की फसल खराब हुई थी, या उसने सोचा कि चलो सबका हो रहा है मेरा भी माफ करवा लो और फसल से भी कमा लिया। संदेह रहता है। आपने किसी बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, आपको पता नहीं वो कंस्ट्रक्शन हुई कि नहीं हुई, तो इसका इलाज क्या है? अगर आप दुनिया में देखें, फोटोग्राफ को आप मॉर्फ कर सकते हैं, सही बात। अगर एक वीडियो है जो चल रहा है और उसके अंदर हम लोग इस तरह के कुछ फीचर्स डाल दें कि उस वीडियो को मैनिपुलेट नहीं किया जा सके, जैसे एक जियो टैगिंग कर दें कि उसके अंदर जहां पर वो वीडियो शूट किया गया उसकी वो लोकेशन आ गई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वीडियो के अंदर आ गया, क्या उसका डेट आ गया, उसका टाइम आ गया, और उसके अंदर स्टैंप हो गया, क्या बात, जिसको आप निकाल नहीं सकते। तो उसका आपको पता है कि वीडियो किस समय लिया गया, किस दिन लिया गया और किस जगह लिया गया। अगर वो आप किसान को बोलते हैं एक वीडियो लेके भेज कि भाई फसल खराब हो गई, तो वो ऐसा नहीं है कि जयपुर में बैठ के एक वीडियो ले ले कि मेरे साहब टोंक में फसल खराब हो गई, जो पहले पॉसिबल था फोटोग्राफ लेके या सर्वेयर के थ्रू। तो जो एक मैनिपुलेशन की मानसिकता उसको ये दूर करता है वीडियो ऑन डिमांड, जो हमारा मॉडल है। दूसरा है मीडिया में, आज मीडिया में फोटो जर्नलिस्ट होते हैं, ओबी वैन होती है, एक ट्रेडिशनल तरीका है। आपको पता लगा कि कुछ होने वाला है, एक धरना होने वाला है कहीं पर आगरा रोड पे, सही बात। अब आप उसके लिए अगर ओबी वैन भेजते हैं तो एक खर्चा होता है, सही बात, जो हजारों में जाता है। आज हर आदमी के पास एक मोबाइल है, ओला ड्राइवर के पास मोबाइल है, उबर ड्राइवर के पास मोबाइल है, एक शिक्षक के पास मोबाइल है। क्यों ना आप वहां पर जिसके पास मोबाइल है उसको आप बोलें, एक रिक्वेस्ट भेज सकें, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका हो जिसमें रिक्वेस्ट भेज सकें, और वहां पर उससे बोलें कि भाई ये धरना हो रहा है, इसका एक वीडियो बनाओ 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का, उसमें मुझे ये वीडियो में कवर करना है, नेताजी आ रहे हैं उनको कवर करना है, इस पार्टी को नहीं करना है, ये सिर्फ दंगा कर रहे हैं, इसको करना है। जो भी आप अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप दे दें, वो वीडियो शूट करता है, आपके पास वो वीडियो आ जाता है यहाँ पर। अगर आप अप्रूव करते हैं तो आपके वॉलेट से वो लिंक्ड है, किसी भी मोबाइल वॉलेट से आपका वॉलेट डेबिट हो जाता है और उसको पैसा मिल जाता है। और वो ज्योग्राफिकली टैग भी हो जाता है, ज्योग्राफिकली टैग है, उसमें आपको वायरल सर्च ढूंढने की जरूरत नहीं है, और वो टैग वो ऐसा नहीं है कि पिछले साल का वीडियो उसने भेज दिया। दूसरी बात, उसमें और कई सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि उसके मोबाइल में वो वीडियो नहीं रहेगा। तो मीडिया हुआ, बैंकिंग इंडस्ट्री हुई, इंश्योरेंस हुई, किसी तरह की कोई इवेंट आती है इंश्योरेंस में, तो ये आप सब चीजें उसमें आप हो कहीं सकती से भी एक जियो टैग, आपके पास एक इस तरह की विश्वसनीय एविडेंस आ जाती है। सोच सकते हैं, बट इच्छा तो बहुत कर रही है कि मैं प्रणव से बात करता जाऊं, मगर समय की अपनी सीमा है, हम समय क्रॉस कर चुके हैं। प्रणव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम एक नए जंबाज मंत्र के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।